आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि पीएचडी हैं केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम आईआईटी रुड़की. He is having more than 35 years of experience in environmental monitoring and management. He conducted several EIA studies on refinery, cement, and fertilizer units in India. And beyond that, he has imparted training in SAARC countries on air pollution monitoring and management. आज बहुत बड़ी शख्सियत जो कि एयर पोल्यूशन के ऊपर जिन्होंने काफ़ी कार्य किया है और जो कि आज इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट और अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए वो यज्ञ का जो ये एक जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि आज यज्ञशाला अपने पुराने स्वरूप में ना होकर थोड़ा सा हमने यहाँ पर ढकवाया है, वो भी उस एक्सपेरिमेंट का एक प्रोसीजर कह लें, एक प्रोटोकॉल कह लें, वो है. क्योंकि 3 जगह से ये बंद और 1 जगह से खुला होना चाहिए, ये इस एक्सपेरिमेंट के तहत एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत ये ज़रूरी था. और अब मैं आमंत्रित करूँगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कि वो पहले प्री मॉनिटरिंग सेशन होगा, फिर यज्ञ होगा, फिर पोस्ट मॉनिटरिंग सेशन होगा. प्री मॉनिटरिंग सेशन में भी आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलेगा. तो मैं बिना वक्त जाए के अनुरोध करूंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से. ओम. ये आचार्य जी, आचार्य शिरोमणि के चरणों में वंदना के साथ में ये प्रारंभ करता हूँ. और कुछ बातें जो मेरे ज्ञान में हैं या मेरे जो मैंने पीछे 2-3 दशकों में कार्य किया, उससे जिन चीज़ों का आभास हुआ और जो चीज़ें प्रमाणित की गई, उनमें से एक सबसे मुख्य बात है जो कार्य जिसके लिए यहाँ आया हूँ वो प्रारंभ करने से पहले कहना चाहता हूँ, और वो आचार्य जी के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है. आप सब लोग देखते हैं कि वायु जो हम लोगों के लिए प्राण वायु कहलाती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग जीवन में जीवित रहने के लिए उपयोग करते हैं. अगर इस वायु में कुछ तत्व ऐसे जो हानिकारक हैं अगर आ जाते हैं तो यही वायु हमारे लिए घातक सिद्ध होती है. तो ये 2 बातें ऐसी हैं कि इनके घातक प्रभाव हमें बीमार कर देते हैं और इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम तरह तरह के औषधियाँ उपयोग करते हैं, तरह तरह के एक तरीके से ऑपरेशंस हैं या ये कार्य करते हैं. मेरा ये मानना है कि जो चीज़ वायु में आती है और जहाँ पे वो संकलित होती है, जैसे हमारी वायु जो नाक से जाके फेफड़ों में जाती है और हम ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई लेके आमाशय में लेते हैं और फिर खून में जाती है और फिर उसका निराकरण करती है. तो जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए और अपने देश में ये कार्य होना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ जा रही है हम अगर वहाँ ट्रीट कर सकें उसे, या उस एरिया में हम कुछ ऐसा कार्य कर सकें तो बहुत जल्दी हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं. जैसे इसका एक मैं उदाहरण देता हूं कि अगर वायरस या जो कोरोना होने में क्या हुआ कि नाक से सांस अंदर गई और फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ और हमने उसका ट्रीटमेंट किया दवाइयाँ खा के, आमाशय में गई वो चीज़ें और फिर उनसे हमने बचने की कोशिश की. अगर हमारे पास ऐसा अनुसंधान होता, ऐसा कार्य होता जिससे हम वायरस या कोरोना को नाक में ट्रीट कर सकते, गले में ट्रीट कर सकते, फेफड़े में ट्रीट कर सकते, तो परिणाम बहुत जल्दी आते. ऐसा एक प्रयोग हमने कोरोना के टाइम में जब ये सब कार्य बंद थे तो उसको किया और उसमें ये देखा कि जो ये कोरोना है ये एनवेलप वायरस लिपिड प्रोटीन में रहते हैं और अगर हम अल्कोहल किसी तरीके से पहुंचा सकें तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और किल हो जाता है. तो अगर हमारी अल्कोहल की वेपर 40% अल्कोहल 50 डिग्री टेम्परेचर पे वेपर अगर हमारी नाक में और हमारे गले में अगर जा सके तो होता क्या है कि इसका इन्फेक्शन नाक और गले में जो हो रहा है
उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमने लेके कुछ कार्य आगे किया और उस कार्य में हमने ये पाया कि हम अगर नाक द्वारा 50 डिग्री टेम्परेचर की वेपर और अल्कोहल जिसमें करीब 40% उपलब्ध है, एक इस तरीके के यंत्र से साइक्लिक मोशन में उसका हमने एक यंत्र डेवलप किया। हालांकि वो मैं यहाँ नहीं लाया हूँ क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो वो आप या तो पंप, छोटी सी पंप है वो मेरे पास यहाँ है, वो दिखाऊंगा, और उसको अगर आप फेफड़े में ले जाते हैं तो 90% तक अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ख़त्म हो सकता है। ये केवल कोरोना के लिए नहीं है, ये साइंस अगर हम विकसित कर सकें तो जो रोग हमें वायु से हो रहे हैं, पानी से जो रोग हो रहे हैं उनका निदान मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रोग वायु से पैदा हो रहे हैं उनको अगर हम नाक, गले और फेफड़े में ही ट्रीट करने की बात करें तो हमें लगता है कि एक ऐसी उपलब्धि होगी जो विश्व भर आपको आपका वो जो आचार्य जी ने कहा कि वो लोग मानते नहीं हैं और हम भी मानते नहीं, हम कहते हैं कि आयुर्वेद आगे है। मुझे लगता है ये हमारी एक सोच, अगर हम इस तरीके की चीज़ को कर सकें, और इसमें करने के लिए मैंने अल्कोहल का प्रयोग किया। मैं चाहता हूँ कि हर्बल साइंस जिसका एक विभाग है यहाँ, और मुझे एहसास होता है कि अगर हम हर्बल से कुछ इस तरीके के एल्कलॉइड्स, जैसे जो पान का पत्ता होता है उसमें एल्कलॉइड्स होते हैं और पान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पान के एक्सट्रैक्ट को, रिसर्च हमने नहीं की है पान के एक्सट्रैक्ट पे, हमने जो काम किया है सब इथाइल अल्कोहल पे किया। अगर उनको हम लेके और इस तरीके के जो हमारा यंत्र अभी बन रहा है हम उसे और आगे विकसित कर सकते हैं, उसको लेके हम केवल एक नाक बंद करके उसको अगर अंदर लेते हैं, उसमें पानी भी जाता है क्योंकि 60% पानी है, और थोड़ा स्टीम, आपने देखा है स्टीम इनहेलर जब लेते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा उससे होता है जुखाम में। और इस समय मुझे लगता है कि जुखाम एक ऐसी बीमारी है जिसको लड़ने की क्षमता अगर इस पतंजलि में हो सकती है तो पूरा विश्व इसको बहुत दूसरे तरीके से ले सकता है। और जुखाम से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि सबसे सटीक तरीका यही हो सकता है कि उस एल्कलॉइड या अल्कोहल या और कोई हर्बल एक्सट्रैक्ट जिस पे विभाग कार्य कर सकता है वो करें, और ऐसा यंत्र जो सहज रूप से उपयोगी हो हम बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक कंपनी चलाता हूं जिसमें एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्वयं डिज़ाइन करके बनाए हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं यज्ञ को एक साइंस की तरह देखता हूं। यज्ञ का जो आचार्य जी ने कहा कि जब हम छोटी सी चीज़ को जलाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल अलग अलग बिखर जाते हैं और उनका प्रभाव से हमें कई फ़ायदे होते हैं। मेरा ये मानना है कि वो प्रभाव और फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन जब ये अवयव और ये कण जब हवा में आ जाते हैं तो उनका उतना एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे आप शायद न्यूक्लियर पावर को समझते हो, न्यूक्लियर पावर एक थोड़े से कणों को लेके कितनी एनर्जी पैदा की जा सकती है, ये अलौकिक मॉलिक्यूल्स लेवल पे चीज़ होती है। और जब ये मटेरियल मॉलिक्यूल्स लेवल पे चला जाता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब वो हमारे सिस्टम में जाता है तो उसका प्रभाव बहुत तेज होता है और बहुत जल्दी हमें परिणाम मिलते हैं। तो यज्ञ की जो स्थिति में तो पिछले 4-5 वर्षों में ममता सक्सेना और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया। गायत्री परिवार में भी कुछ काम किया हम लोगों ने। हमने एक बहुत बड़ी परिणाम और रिजल्ट पाया कि यज्ञ से बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी डस्ट, मतलब बहुत सारी कार्बन निकलती है। इस कार्बन के ऊपर जब हमने कुछ शोध किया तो ये पाया कि इस कार्बन में एड्जॉर्प्शन क्षमता, जो अपनी बॉडी के ऊपर घातक मॉलिक्यूल को चिपका लेती है, जो नुकसानदायक मॉलिक्यूल उस पर चिपका लेती है, इसकी वजह से कुछ पोल्यूटेंट घट जाते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50-60%। मैं यहाँ पे कुछ यंत्र लेके आया हूँ जिसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स मेज़र करेंगे, हम और उनके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, PM10, PM2.5, PM1, ओजोन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड BOC, ये हम 8 पैरामीटर का मेजरमेंट यहाँ करेंगे। और इसके साथ साथ वेलोसिटी का मेजरमेंट करेंगे कि किस वेग से हवा आ रही है और किस वेग से हवा जा रही है। तो हम ये बता सकते हैं कि कितने
एमिशन लोड यज्ञ की वजह से जनरेट हुए और बाहर जा रहे हैं। और इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि किस समय तक क्या लेवल्स रहे और कैसे वो घटे। तो अगर हम इससे ये निकाल पाते हैं कि भले ही कुछ तत्वों के या कुछ कणों की सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन ये निश्चित है कि ये सांद्रता बढ़ती है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं एक लो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में पहुंच के, तो क्या होता है कि वो डिके हो जाते हैं बाद में। और ये मैंने गायत्री परिवार में जब एक बार ऐसी स्टडी 24 घंटे के लिए की थी, तो ये पाया था कि कंसंट्रेशन पहले हमारी मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड लें या सल्फर डाइऑक्साइड, ज़्यादातर हमने जो स्टडी की थी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे की थी, तो वो बढ़ जाती है काफ़ी। और ये देखते हैं कि कुछ घंटों में जो पहले कंसंट्रेशन वहाँ प्रिवेल कर रही थी उससे भी कम आ जाती है। तो एक तो ये कारण लगता है कि जब ये हवा में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो फिर आपस में रिएक्ट करके ये डिके होना शुरू हो जाता है। तो यज्ञ के ऊपर बहुत सारा काम पहले भी हुआ है, और यहाँ इस कैंपस में जिस तरीके की कार्य करने की इच्छा वेद प्रिया जी ने, डॉक्टर कटियार जो हमारे एक तरीके से गुरु भी रहे IIT रुड़की में, तो उन्होंने जब हमें ये बताया तो मैं उतना ही आनंदित और महसूस किया कि नहीं, मुझे चल के कुछ खुद सीखने का मौका मिलेगा और कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, और मुझे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि जैसी सोच, भावना और इसको आगे विकास करने की आयुर्वेद की जो इस परिसर में हो रही है वो विश्व में कहीं नहीं हो रही है। और जैसा प्रयोग लोगों ने, इस प्रयोगों को लोगों ने अपनाया है, और कई करोड़ लोग, मैं तो शायद आंकड़ा सही नहीं दे हो सकता है 100 करोड़ में 20 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोगों ने इससे लाभ उठाया हो। औषधियाँ तो विदेशों में भी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि परिसर में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उनके परिणाम अच्छे और दूरगामी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो यंग टीम हम लोगों के साथ है, उसकी सोच थोड़ी हटके होनी चाहिए, और वो होना चाहिए जो लोग नहीं सोचते हैं वो हमें सोचना चाहिए। जैसा मैं सोचता हूँ कि नाक और फेफड़ों जो हवा से चीज़ें पैदा हो रही हैं और हवा से जाके जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, एक छोटा पार्टिकल अगर लंग्स में जाता है तो उसकी रुकावट डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है, म्यूकस में रोक लेता है, या हमारे इसमें ट्रेकिया में रुक जाता है, या हेयर्स में या म्यूकस में रुक जाता है। लेकिन अगर असंख्य पार्टिकल जाते हैं तो क्या होता है, बहुत फाइन पार्टिकल खून में चले जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें रोक नहीं सकते, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज बनती हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये पार्टिकल हैं, ऐसे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हैं जो अगर अंदर गए तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो अल्टीमेटली कोगुलेट होके हो सकता है पत्थर बनाएं किडनी में, हो सकता है और दूसरे एरिया में जाके तकलीफ पैदा करें। तो अगर हम फेफड़ों में ही या फेफड़ों से के ऊपर वाले पोर्शन में उसको निष्क्रिय कर दें, या उसको हम ख़त्म कर दें, या हम उसको जाने न दें, तो हमें लगता है कि हमारी जो ये तरह तरह की नई बीमारियां जो सामने आ रही हैं उनकी हम रोकथाम अच्छे से कर सकते हैं, जानकारी ज़्यादा जुटा सकते हैं। और इन्हीं सब बातों से, हालांकि मैं और ज़्यादा समय ना लेके यज्ञ और उसको आगे बढ़वाना चाहता हूँ, कुछ परिणाम आगे सामने आए, और मुझे जो जानकारियाँ और हैं वो किसी समय मेरे ख्याल से मुझे बोलने का और मौका मिलेगा। मेरे पास थोड़ा साइंटिफिक मटेरियल है तो वो मैं दूंगा। लेकिन यज्ञ का भाव उज्जवल है, यज्ञ प्रसन्नता देता है, यज्ञ करने में उत्सुकता रहती है, और यज्ञ के बाद जो सुगंध फैलती है वो आपको देखिए कि वो उन मॉलिक्यूल्स का ही प्रभाव है, आपको खुश करती है और आपको स्वस्थ करती है। तो ये परिणाम शायद यहाँ भी आए हैं, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें और शोध करना चाहिए, और उन शोध को हमें पब्लिश करना चाहिए। बहुत सारा पेपर पब्लिश्ड हैं, ऐसी बात नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम हुए हैं, लेकिन जो कार्य यहाँ किया जा सकता है फोकस अप्रोच से, वो कहीं दूसरी जगह मैं महसूस नहीं कर सकता।